सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मंगल मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एबीएसटी, एमजेड गवर्नमेंट कॉलेज तारानगर। आज का अपना टॉपिक है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। ये बीकॉम पार्ट थर्ड के एबीएसटी पेपर फर्स्ट के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक है। अमालगमेशन इन कंपनियों का एकीकरण। नाम से प्रतीत हो रहा है कि एकीकरण, एक से अधिक कंपनियों का एक हो जाना। अब अमालगमेशन के बारे में समझने से पूर्व अपन ये देखेंगे कि अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं अमालगमेशन। वन और मोर कंपनीज आर लिक्विडेटेड। एक या एक से अधिक कंपनियों का समापन। वन न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, यानी एक नई कंपनी अस्तित्व में आना। द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ बोथ कंपनीज इज सिमिलर, यानी एक ही प्रकार का बिजनेस किया जाना। अब एग्जांपल से अपन समझेंगे कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनी है। एक इंडस्ट्री में दो कंपनी है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। दोनों का अच्छा बिजनेस है, एक ही सेम तरह का प्रोडक्ट बेचती है, और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में अच्छा कंपटीशन में। अब ए लिमिटेड बी लिमिटेड से बात करती है कि क्यों ना अपन दोनों एक होकर व्यापार शुरू करते हैं अपन, ताकि अपनी मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी, अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, और कोई दूसरी कंपनी अपने सामने मार्केट में नहीं टिक पाएगी, और अपनी अच्छी गुडविल हो जाएगी। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, बी लिमिटेड इससे सहमत हो जाती है। इससे क्या होता है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो दोनों ओल्ड कंपनी है, उसके स्थान पर अब एक नई कंपनी अस्तित्व में आ जाती है, उसका नाम है ए बी लिमिटेड। इससे क्या होता है, इस केस में ए लिमिटेड डिसॉल्व की एंट्री करेगी, यानी वो एक वेंडर कंपनी हो जाती है, और बी लिमिटेड भी डिसॉल्व की एंट्री करेगी, यानी और उसके स्थान पर ए बी लिमिटेड यानी बिजनेस परचेज करने की एंट्री करेगी। बी लिमिटेड ओल्ड कंपनी है, ठीक है, ए लिमिटेड भी ओल्ड कंपनी है। अब दोनों एक होकर अपने अस्तित्व को खत्म करके एक नई कंपनी अस्तित्व में आती है, वो है ए बी लिमिटेड। अब क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो ए लिमिटेड जब डिसोल्यूशन की एंट्री करेगी, और बी लिमिटेड भी डिसोल्यूशन की एंट्री करेगी, और साथ में ए बी लिमिटेड क्या करेगी, ए लिमिटेड को बिजनेस परचेज करेगी तो बिजनेस परचेज की एंट्री करेगी, और ए बी लिमिटेड बी लिमिटेड के बिजनेस को परचेज करेगी तो बिजनेस परचेज की एंट्री करेगी। इस प्रकार ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और ए बी लिमिटेड में इसमें चार तरह की एंट्रियां की जाएगी। सेकंड है एब्जॉर्प्शन। वन और मोर कंपनीज आर लिक्विडेटेड। एक या एक से अधिक कंपनियों का समापन। नो न्यू कंपनीज फॉर्म, यानी एक नई कंपनी अस्तित्व में नहीं आती है। द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ बोथ कंपनी इज सिमिलर, यानी दोनों कंपनी को बिजनेस करने का प्रकृति है जो सेम है। जनरली लार्जर कंपनी परचेजेज द बिजनेस ऑफ स्मॉलर कंपनी। जनरली क्या होता है, जो एक बड़ी कंपनी होती है वो छोटी कंपनी को परचेज कर लेती है। एग्जाम्पल में देखें अपन, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो ओल्ड कंपनी है। ए लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है, मार्केट में अच्छी गुडविल है उसकी, और बी लिमिटेड उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में थोड़ी छोटी कंपनी है। अब ए लिमिटेड बी लिमिटेड से बात करते हैं कि आप मार्केट में आप हमारे कंपटीशन में नहीं हो इतनी खास, तो आप एक काम करो, हमारी ए लिमिटेड जो हमारी कंपनी उसमें आप मर्ज हो जाओ। तो बी लिमिटेड सहमत हो जाती है। अब क्या होता है इस केस में, क्या है, ए लिमिटेड तो पहले की तरह अस्तित्व में रहती है, लेकिन बी लिमिटेड जो ओल्ड कंपनी है वो खत्म हो जाती है, उसके स्थान पर उसको डिसोल्यूशन हो जाता है, और उसको डिसॉल्व की एंट्री करनी पड़ेगी। और अब ए लिमिटेड जो पहले की तरह अस्तित्व में रहती है। अब बी लिमिटेड वेंडर कंपनी होगी इस केस में, और ए लिमिटेड परचेजिंग कंपनी होगी। बी लिमिटेड डिसोल्यूशन की एंट्री करेगी, और ए लिमिटेड बी लिमिटेड का बिजनेस परचेज करने की एंट्री करेगी। अब बात करते हैं आगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मान लो ए लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। अब ए लिमिटेड उसको जैसे मान लो घाटा हो जाता है, या कंपनी के अंदर घोटाले हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पहुंच जाती है कि अब वो बिजनेस चलाने की स्थिति में नहीं है। यदि कंपनी के अंदर अगर छोटा मोटा घाटा होता है तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकती थी, लेकिन कंपनी की हालत ऐसी हो गई कि अब वो बिजनेस चलाने की स्थिति में नहीं है, तो वह कंपनी क्या करेगी, उसकी मार्केट में छवि खराब है, इसलिए वो कंपनी क्या करेगी,
अपनी ए लिमिटेड को यानी उसका अस्तित्व खत्म करके बी लिमिटेड में ट्रांसफर कर देगी। यानी उसका जो मैनेजर है, जो स्टाफ वगैरह है ए लिमिटेड का, सेम बी लिमिटेड में सेम रहेगा, लेकिन ए लिमिटेड अपना अस्तित्व खत्म करके बी लिमिटेड में ट्रांसफर हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, ए लिमिटेड का समापन हो जाएगा और बी लिमिटेड अस्तित्व में आ जाएगी। ए लिमिटेड ओल्ड कंपनी होगी, बी लिमिटेड न्यू कंपनी हो जाएगी। और ए लिमिटेड बिजनेस डिसोल्यूशन की एंट्री करेगी और बी लिमिटेड ए लिमिटेड का बिजनेस परचेज करने की एंट्री करेगी। तो तीनों में देखा जाए तो अमालगमेशन में दो या दो से अधिक कंपनियों का समापन करके नई कंपनी की स्थापना करना। और एब्जॉर्प्शन संविलियन, एक कंपनी को छोड़कर शेष सभी कंपनियों का समापन, यानी एक कंपनी तो अस्तित्व में रहती है जो बड़ी कंपनी है और बाकी कंपनियों का समापन हो जाता है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बाह्य पुनर्निर्माण, एक विद्यमान कंपनी का समापन और उसके स्थान पर एक नई कंपनी की स्थापना। अब बात करते हैं अमालगमेशन की, टाइप्स ऑफ अमालगमेशन। अमालगमेशन दो प्रकार का है, एक तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और एक अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अब पहले बात करते हैं अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। क्या होता है कि 5 कंडीशन दी गई है। अब इन 5 कंडीशन अगर कोई भी कंपनी फुलफिल करती है तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा। कंडीशन क्या क्या देखते हैं। All the assets and liabilities of the transfer companies became the assets and liabilities of the transfer company। एक वेंडर कंपनी अपने बिजनेस को परचेजिंग कंपनी को बेच देती है। उसमें क्या बात है, अमालगमेशन के बाद में यदि परचेजिंग कंपनी उसकी वेंडर कंपनी के असेट्स एंड लाइबिलिटीज, सभी असेट्स एंड लाइबिलिटीज खरीद लेती है, जो कहती वो रखती है, तो होता है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। यानी पहली कंडीशन है कि वेंडर कंपनी अपनी असेट्स एंड लाइबिलिटीज परचेजिंग कंपनी को दे और परचेजिंग कंपनी उसके असेट्स एंड लाइबिलिटीज को सभी असेट्स एंड लाइबिलिटी अपने पास उनको खरीद ले। अब शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनीज बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंबाइंड कंपनी। यानी ट्रांसफर कंपनी की पूंजी की कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स अमालगमेशन के बाद में ट्रांसफर कंपनी के अंशधारी बन जाए। यानी ट्रांसफर कंपनी द्वारा पहले से धारित अंशों के अलावा, यानी एक कंपनी जब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को खरीद लेती है तो अमालगमेशन के बाद में जो वेंडर कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स है उनके 90% या इससे अधिक शेयर होल्डर्स अमालगमेशन के बाद में यदि परचेजिंग कंपनी के बन जाते हैं तो नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा। ये दूसरी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। फिर है द परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज होली बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्सेप्ट दैट केस मे बी पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, जब एक परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को खरीदती है तो उसके बदले में उसको कुछ वैल्यू देती है, यानी उन दोनों कंपनी के मध्य डील होता है कि कितने पैसों में ये कंपनी बेची जाएगी। तो जब डील होता है तो परचेजिंग कंपनी इसके बदले में वेंडर कंपनी के ओनर को जो वैल्यू जो पैसा देती है वो परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। चाहे परचेज कंसिडरेशन चाहे इक्विटी शेयर्स के रूप में दो, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में दो, चाहे डिबेंचर्स के रूप में दो, चाहे केस में दो, चाहे चेक दो, कैसे भी दो, लेकिन ओनर को जो भी पेमेंट किया जाएगा वो परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की बात करें तो परचेज कंसिडरेशन यानी जब एक कंपनी परचेजिंग कंपनी जब उसका परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करेगी तो इक्विटी शेयर के रूप में किया जाना चाहिए। यानी कंपनी एक परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट केस में नहीं कर सकती एक्सेप्ट दैट केस में बी पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्रैक्शनल शेयर। जैसे मान लो 110 शेयर है, 110.8 शेयर है, एक शेयर है 1000 रुपये का। अब 110 तो शेयर दे सकती है लेकिन 0.8 शेयर नहीं दे सकती, तो इसलिए परचेसिंग कंपनी क्या करिए 0.8 यानी एक शेयर 1000 रुपये का है, इसका मतलब 0.8 की वैल्यू हो गई 800 रुपये। इन 800 रुपये में परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को केस दे सकती है। द बिजनेस ऑफ कंबाइनिंग कंपनी इज intended to be carried on by the combined company at least for 5 years। यानी परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी का बिजनेस परचेज करने के बाद में उसका बिजनेस
परचेजिंग कंपनी द्वारा कम से कम 5 साल तक चालू रखा जाना चाहिए। यानी जो वेंडर कंपनी जो पहले बिजनेस कर रही थी वो बिजनेस कंटिन्यू परचेजिंग कंपनी द्वारा चालू रखा जाना चाहिए कम से कम 5 साल तक। नो एडजस्टमेंट इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑफ कंबाइनिंग कंपनीज while incorporating the same in the financial statements of the combined company except to ensure uniformity of accounting पॉलिसी। यानी ट्रांसफर कंपनी की सभी संपत्ति और दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर लिया जाए। यानी जब परचेजिंग कंपनी बिजनेस परचेज करेगी तो उसके असेट्स और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पर रखेगी। यदि ये पांचों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वह कहलाएगा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। यदि इन पांचों कंडीशन में एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है, मान लो इसमें 4 कंडीशन पूरी हो जाती है लेकिन एक कंडीशन पूरी नहीं होती है, तो क्या कहलाएगा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। यानी एक भी कंडीशन पूरी नहीं होने की स्थिति वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। थैंक यू।